मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज फर्स्ट पेपर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या सीखने सिखाने के सिद्धांत में हम चर्चा करेंगे शिक्षण के सिद्धांतों की। हमने आपको बताया था कि शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं उसमें हम 4 प्रकार के, यानी कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के कुछ विशिष्ट सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों की चर्चा हम करेंगे। तो इसी क्रम में आज इस क्लास में शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांतों की चर्चा होगी। तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांतों में सामान्य सिद्धांत आते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं, कुछ विशिष्ट सिद्धांत आते हैं और शिक्षण सूत्र आते हैं। शिक्षण सूत्र आज जो हम चर्चा करेंगे केवल और केवल सामान्य सिद्धांतों की। तो सामान्य सिद्धांतों की चर्चा आज के इस क्लास में हम करेंगे। शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, जो शिक्षण होता है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में ही शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो संचालित होना संभव है, बिना समाज के ऐसा कुछ संभव नहीं है। और जब शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया होगी तो उसमें निरंतर जो है खोज की प्रक्रिया भी चालू रहती है, क्योंकि समाज के लोग निरंतर अपने विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो निरंतर अपने विकास के पथ पर अग्रसर होने के नाते वो जितने भी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं सभी क्षेत्रों में लगातार खोज का प्रयास करते हैं और उस खोज के क्रम में वो कुछ नया जो भी पाठ्य वस्तु है, कंटेंट है, जिससे भी संबंधित है, जिस क्षेत्र से भी संबंधित है, उसको खोजने का प्रयास करते हैं और खोजते भी हैं। तो जब शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, उसमें लगातार विकास का क्रम जारी है, लगातार खोज का क्रम जारी है, तो हम उसको सहज एवं सरल ढंग से अपने बच्चों के पास कैसे पहुंचावें, इसको खोजने का क्रम, इसको खोजने की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार जारी है। और इसी क्रम में जब हम बहुत सारी चीज़ों को खोजते हैं कि हम अपने कंटेंट को किस हिसाब से अपने बच्चे तक पहुंचाएं जिससे बच्चा आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको धारण कर सके और उस पर वह कार्य करना प्रारंभ कर सके। तो इसके लिए हमने कुछ पाठ्य वस्तु को खोजा, कुछ नियम को खोजा, कुछ कानून को खोजा कि अगर बच्चा ऐसे करता है तो बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो जो हमने ये निकाला वहाँ से, यही शिक्षण सिद्धांत कहलाए। यानी कि अपने हम कंटेंट को बच्चे तक आसानी से किस प्रकार से पहुँचाएं। जब कभी भी समस्या आई कि बच्चों ने कहा कि हमको समझ में नहीं आया, तो क्या किया, शिक्षक ने खोजना शुरू किया आसान विधि, आसान तरीका, आसान आव्यूह, आसान करने के प्रयास में उसने जो कुछ नया खोजा, बाद में अगर उससे बच्चों को समझ में आ गया तो वही नियम का रूप ले लिया, सिद्धांत का रूप ले लिया और उसी को सिद्धांत कहा जाने लगा। तो जो सामान्य सिद्धांत होते हैं, शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में नई खोजों के फलस्वरूप कुछ सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया गया है। और उन विकसित सिद्धांतों को अगर हम क्रम से देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले कह सकते हैं वास्तविक जीवन से, नंबर 1, वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत की। और सिद्धांत का मतलब कि वह
जो टीचर है, जो शिक्षण कार्य कर रहा है, वह उन्हीं सिद्धांतों पर चल करके, उन्हीं विधियों पर चल करके, उन्हीं प्रविधियों पर चल करके, उन्हीं शिक्षण सिद्धांतों पर चल करके, उन्हीं शिक्षण युक्तियों पर चल करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। तो शिक्षण के सिद्धांत में जो सबसे पहला सिद्धांत होगा, वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, यह कहता है कि जो भी कुछ हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे को समझाने जा रहे हैं, वह बच्चे के जीवन से संबंधित होना चाहिए। बच्चे के जीवन से संबंधित अगर नहीं होगा तो बच्चा उस पर ध्यान नहीं देगा और बच्चे को ऐसी परिस्थितियां निर्माण नहीं कर पाएंगी, बच्चे के लिए टीचर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर पाएगा जिससे बच्चा वह आसानी से समझ सके। तो बच्चे के जीवन से संबंधित का मतलब कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, कुछ ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत कीजिए जो बच्चे के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ हो, बच्चे के आसपास घटित होने वाली घटनाओं से, या बच्चे के आने वाले जीवन में उसको कैसे तैयार किया जाएगा, आने वाले जीवन के लिए कैसे तैयार किया जाएगा। इसके लिए जब हम बच्चे को तैयार करते हैं और उसके जीवन से संबंधित उदाहरणों को लेते हुए, उसके जीवन से संबंधित चीज़ों को लेते हुए जब उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार के जो सिद्धांत का निर्माण होता है उसी को कहा जाता है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। यानी बच्चे के जीवन से संबंधित, बच्चे को अगर हम अमेरिका का उदाहरण देना शुरू कर देंगे, ब्रिटेन का उदाहरण देना शुरू कर देंगे, बच्चा छोटा है, अभी कुछ नहीं जानता है, तो बच्चे को तो कुछ अनुभव होगा नहीं, और बच्चे के आसपास के जो परिस्थितियां हैं उससे अगर हम उदाहरण उठा करके बच्चे के सामने पेश करेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बच्चा जानता है कि उसके आसपास की घटनाएं कैसी रहीं, तो उसमें वह ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो बच्चे के जीवन से संबंधित रख करके अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा और बच्चे को वह कंटेंट समझ में आएगा, जिससे वह आसानी से उसमें रुचि लेना प्रारंभ करेगा और बच्चे की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी वह प्रभावशाली हो जाएगी। तो पहला सिद्धांत शिक्षण का कि वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। अगर दूसरे सिद्धांत की हम चर्चा करें तो दूसरा सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। शिक्षण कार्य ही नहीं, कोई भी कार्य बिना उद्देश्यों के उस दिशा विहीन नौका के समान है जो एक समुद्र में चलती है। मतलब जब तक हम किसी कार्य के लिए कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं कर लेते हैं तब तक हमको रास्ता ही नहीं मिलता है, पथ ही नहीं मिलता है कि हम किस रास्ते से जाएं और हमको कहाँ तक जाना है, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं बना है। और शिक्षण कार्य में भी जब तक हम किसी उद्देश्य को निर्धारित नहीं कर लेते हैं तब तक हम किस मार्ग पे चलेंगे, कौन सी शिक्षण विधि लगाएंगे, कौन प्रविधि लगाएंगे, कौन सूत्र लगाएंगे, कौन युक्ति लगाएंगे, कौन सा सिद्धांत लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये हम कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। और हमको कैसे अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, जब उद्देश्य ही नहीं निर्धारित है तो हम किस उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो एक महत्वपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत है वह निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले हमको एक निश्चित उद्देश्य तैयार कर लेना चाहिए। निश्चित उद्देश्य हमको पता होना चाहिए जिस पे चल करके हम अपने कार्य को संपादित कर सकें, अपने शिक्षण कार्य को संपादित कर सकें और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो हमारी प्रभावशाली बन सके। तीसरा सिद्धांत देखेंगे तो कहता है कि नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत। कोई भी कार्य करने से पहले जब हम उसकी एक योजना तैयार कर लेते हैं तो उस कार्य को के सफल होने की जो दर है वो बढ़ जाती है। किसी कार्य को करने से पहले जब हम उसकी एक योजना तैयार कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम कार्य को संपादित करेंगे तो उसमें जो आने वाली समस्याएं होती हैं वो समस्याएं हमको पता चल जाती हैं और उन समस्याओं का हम निवारण किस प्रकार से करेंगे उस पर हम तैयारी कर लेते हैं। तो शिक्षण कार्य भी करने से पहले हमको एक योजना, जैसे लेसन प्लान हम बनाते हैं तो लेसन प्लान पूर्व योजना ही है, जिससे जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि समस्या कहाँ आने वाली है, कौन कौन से कठिन शब्द हैं और कहाँ बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, तो क्वेश्चन करेगा तो हम कौन सा आंसर देंगे। मतलब उस पाठ्य योजना को बनाने में ही
हम सारी विधियों प्रविधियों और जो शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण सिद्धांत होते हैं, कहाँ कौन सा हम लगाएंगे उसकी चर्चा हम कर लेते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम यहाँ ऐसे ही करेंगे। तो बिना पूर्व योजना के कोई कार्य सफल हो यह गारंटी नहीं है, और जब हम उस कार्य के लिए पहले से ही योजना बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमको वह सफलता मिलेगी। तो तीसरा इसका सिद्धांत है, वह कहता है कि आप पहले उसकी योजना तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही कार्य को संपादित कीजिए, जिससे सफलता की दर निश्चित रूप से बढ़े। चौथे सिद्धांत की अगर बात की जाए तो कहता है कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रिता का सिद्धांत कहता है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपादित होती है वह उसका जो मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वह बालक होता है। बालक के लिए वो सारा कुछ होता है। तो बालक जब केंद्र बिंदु उसका है तो उसी पे जो है केंद्रित होना चाहिए। बालक की क्षमता क्या है, बालक की योग्यता क्या है, बालक की रुचि क्या है, बालक की आयु क्या है, बालक करना क्या चाहता है, बालक की इच्छा क्या है, वो सारी चीज़ें हम उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काउंट करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब हमको पूरा फोकस उस बच्चे पे करना है, हमको शिक्षक पे ध्यान नहीं देना है। बच्चे की इच्छा जो होगी वही कार्य संपादित किया जाएगा, और बच्चे की इच्छा के लिए मतलब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन के लिए शिक्षण का मतलब होता है कि हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने का मतलब यह है कि बच्चा जो इंटरेस्ट लेगा, उसकी रुचि जो होगी, उसकी योग्यता जो होगी, उसकी क्षमता जो होगी, उसी योग्यता, क्षमता, रुचि और आयु के अनुसार ही हम बच्चे को पढ़ाने का कार्य करें, जिससे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो वह अधिक से अधिक प्रभावशाली हो सके। अगले अगर शिक्षण सिद्धांत की चर्चा करें तो सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का मतलब एक दूसरे से संबंध रखना ही सहसंबंध होता है। जब हम किसी विषय को पढ़ाने जाते हैं तो उस विषय का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर हम प्रकृति की जो भी हम कंटेंट पढ़ते हैं, बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, अगर उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको लगेगा कि जो इस प्रकृति में है उसी को हम बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ भी इस प्रकृति में है, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, प्रकृति मतलब उस बच्चे को हम अनुकूलन, समय के साथ स्थान के अनुसार अनुकूलन करने का जो तरीका है वो सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो कुछ हम उसको समझा रहे हैं इसी प्रकृति की बात है। जैसे हम एक स्थान की बात करते हैं, कोई एक स्थान है, अब उस स्थान की जलवायु की बात करेंगे तो भूगोल में आ जाएगा, कृषि की बात करेंगे तो कृषि विज्ञान हो जाएगा। उस स्थान विशेष में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते होंगे, कविताएं सुनाते होंगे, और कुछ जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम सारे उपाय उनके पास होंगे। ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको हम हिंदी में स्थान देंगे, क्योंकि वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, तो उनको हिंदी में हम स्थान देंगे। जो हम छोटी मोटी क्रियाकलाप करते हैं, खरीदने और बेचने का, आय और व्यय का, वो हम गणित में उसको स्थान देंगे। तो मतलब एक ही स्थान पर जो क्रियाकलाप पूरे आयोजित किए जाते हैं, क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं, उसको हम विभिन्न विषयों में समाहित कर लिए हैं। लेकिन होता क्या है, हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, किसी एक स्थान का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अपने सुविधा की दृष्टि से हमने उसको कई भागों में विभाजित कर लिया है। तो जब कई भागों में हमने विभाजित कर लिया है, लेकिन वो है क्या, एक स्थान विशेष के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो जब बच्चे को कोई भी विषय हम पढ़ाने जाएं तो अन्य विषयों के साथ उसका क्या संबंध है ये बताएं, जिससे बच्चा उनको को रिलेट कर सके, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर सके। तो यह शिक्षण का अगला सिद्धांत था कि सह संबंध का सिद्धांत, यानी पांचवा सिद्धांत सह संबंध का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की अगर चर्चा करें तो चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत। चयन का मतलब चुनाव का सिद्धांत। चुनाव क्या है, जब कई सारे विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं, उसमें से किसी एक को हम चुनने का प्रयास करते हैं, तो वही चयन या चुनाव होता है।
तो यहाँ चयन का क्या मतलब है, यह शिक्षण सिद्धांतों में क्यों आया? तो जब हम किसी कंटेंट, तो अगला सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये कहता है कि चुनाव हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं। विकल्प मौजूद होने में से हम उन्हीं विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करते हैं, किसी एक का चयन करते हैं। जब कोई शिक्षक किसी क्लासरूम में पढ़ाने जाता है तो वहाँ उसके पास एक लिमिट समय होता है, 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, और उस 30, 35, 25 मिनट में वह क्या क्या कार्य संपादित करेगा, इसके लिए उसके पास जो है विकल्प होता है कि वह किस पाठ्य वस्तु का चुनाव करे, किस कंटेंट का चुनाव करे और कितने कंटेंट का चुनाव करे कि जिससे वह उतने समय में ही उसको संपादित कर सके। तो यह चयन का सिद्धांत यह कहता है कि जो उस टीचर के पास उपलब्ध समय है, उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध जो भी विषय हैं, उसमें से ऐसे कंटेंट का चुनाव करना जो उतने समय में संपादित किया जा सके, तो इसी को कहा जाता है चयन का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की अगर बात करें तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि एक क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं या पूरे संसार में कोई दो लोग ऐसे नहीं हैं जो एक दूसरे से पूर्णतया मिलते जुलते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एकदम अलग है और इसी को कहा जाता है वैयक्तिक भिन्नता। तो वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो अलग अलग हैं, उनमें अंतर है और उस अंतर को समझने का प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए। अब अलग हैं तो सबको पढ़ाना है और सब अलग अलग हैं। किसी का आईक्यू अलग है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तमाम सारे जो पहलू होते हैं किसी ना किसी पहलू में उन लोगों में अंतर है। अब जब तमाम टाइप के लोग एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, शिक्षक एक है और पढ़ाना सबको है, तो उसके लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो वहाँ उसको ऐसी विधि का चुनाव करना होता है जो बच्चा तेज हो उसको भी समझ में आवे, जो बच्चा कमज़ोर है उसको भी समझ में आवे, जो मीडियम क्लास का बच्चा है उसको भी समझ में आवे। तो वहाँ पर उसको ऐसा ऐसे विधि का चुनाव करना है, ऐसे प्रविधि का चुनाव करना है, ऐसे शिक्षण सूत्र का चुनाव करना है कि जिससे वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देते हुए वह अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सके। अगर हम अगले सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। बच्चे का जो पूर्व अनुभव होता है उसी पे बड़ी बड़ी जो नींव आपने देखा है, नींव किसी भी मकान का जो नींव होता है, जो बेस होता है, उसी बेस पे बहुत लंबी इमारत खड़ी की जाती है, बहुत ऊंची इमारत खड़ी की जाती है। तो बच्चे का जो पूर्व अनुभव है उसी अनुभव के आधार पे हम उसको आगे के लिए तैयार करते हैं। तो एक शिक्षक जब भी क्लासरूम में जाए, बच्चे को पढ़ाने के लिए जाए, तो वहाँ वो सबसे पहले अपने क्लास के बच्चों के पूर्व के जो अनुभव हैं, पूर्व के जो ज्ञान हैं, उसके बारे में उसको पता करना चाहिए कि इन बच्चों को हम कौन सा कंटेंट और किस विधि प्रविधि शिक्षण सूत्र से हम पढ़ाएं जिससे बच्चे को समझ में आए। और जब तक बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता एक शिक्षक नहीं लगाता है तब तक वह उसको शिक्षण कार्य करने में असमर्थ रहेगा। तो अगला सिद्धांत था पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। उसके बाद प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। प्रभावशाली व्यूह रचना। व्यूह रचना स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जब यह शब्द आया है सेना से, सेना जब लड़ने जाती थी तो वह पहले ये तय करती थी कौन सा सैनिक किस पोजीशन पर खड़ा होगा, किसके पास कौन सा हथियार रहेगा और किसका क्या कार्य होगा, ये पहले से तय होता था और इसी को कहा जाता था आव्यूह। या आप क्रिकेट आपने देखा होगा, क्रिकेट में भी
हर खिलाड़ी हर स्थान के लिए उपयुक्त नहीं होता है। वह तय होता है कि कौन सा खिलाड़ी किस स्थान पर खड़ा होगा, तो इसी को आव्यूह कहा जाता है। और आव्यूह जब शिक्षण में उपयुक्त हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो शिक्षण विधियां हैं, प्रविधियां हैं, शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सिद्धांत हैं, तमाम सारी जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों का, शिक्षण विधियों, प्रविधियों, शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे हम करेंगे, जब इसकी तैयारी हम पहले से ही करते हैं तो उसी को कहा जाता है कि व्यूह रचना। तो व्यूह रचना बनाना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर प्रभावशाली बनाना है तो हमको निश्चित रूप से व्यूह रचनाओं को पहले से ही समझना होगा। अगले सिद्धांत की बात की जाए तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत एक बच्चा जो होता है वह जन्म से ही क्रियाशील होता है। उसका जो व्यवहार होता है, उसकी जो दशा होती है, वो क्रियाशीलता की ही होती है। और टीचर को ये चाहिए कि जब क्लासरूम में जाए, बच्चों को थ्योरी या पढ़ाने के बाद उन बच्चों से को ही करने के लिए प्रेरित करे। यानी करके सीखने पर आधारित जो शिक्षण होता है वह सबसे प्रभावशाली शिक्षण माना जाता है। कि बच्चे जब अपने खुद करके सीखते हैं तो वह जो शिक्षण होता है वह प्रभावशाली और अस्थायी होता है। तो टीचर को यह चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशीलता के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो। अगले सिद्धांत की बात की जाए तो अगला सिद्धांत है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जब एक टीचर अपने क्लास में जाकर के शिक्षण कार्य करता है, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको समझ में नहीं आया होता है, तो वह शिक्षक बार बार यह प्रयास करता है जानने का कि कमी कहाँ रह गई। तो जब कमियों का पता लगाता है, जब इस प्रकार के शिक्षण करके कमियों का पता लगाता है, तो उसको तो निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। लेकिन उन कमियों को दूर करने का जब प्रयास करता है तो उसी को कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत में उन कमियों का पता लगा करके जो अभी कमी रह गई है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे सिद्धांत को हम उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। और दोहराव जो होता है, दोहराव करने से जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। बार बार अगर दोहराया जाए किसी भी ज्ञान को, किसी भी बात को, तो वह अस्थायी होता है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी यह ध्यान रखना होता है कि जो कंटेंट है, जो पाठ्य वस्तु है, उसको बार बार दोहराया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को वह आसानी से कंठस्थ हो जाए, आसानी से उनके स्मृति में चला जाए, जिससे वह फिर से कभी भी रिकॉल करके, प्रत्यास्मरण करके उसका उपयोग कर सकें। अगले सिद्धांत की चर्चा की जाए लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। इंटरेक्शन जो अंतःक्रिया होती है वह सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में होती है, चाहे वो जनता और नेता के बीच में हो, यानी जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में हो, और चाहे वह एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में हो, या एक शिक्षक और एक क्लास के बीच में हो, एक कक्षा के बीच में हो। जब तक अंतःक्रिया होती नहीं है तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली मानी नहीं जाती है। जब दोनों तरफ से अंतःक्रिया होती है, शिक्षक और छात्र में, वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। तो अंतःक्रिया लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत का मतलब है कि जो शिक्षक होगा, जो छात्र होगा, वह लोकतांत्रिक व्यवहार पर ज़्यादा भरोसा करेगा। और लोकतांत्रिक व्यवहार पर ज़्यादा भरोसा करने का मतलब है कि छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, और जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होगी वह प्रभावशाली बनेगी। और अगला सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है, जो अभी हमने बताया कि एक स्थान
के बारे में अगर हमको अध्ययन करना हो तो वहाँ से विभिन्न जो संदर्भ निकलते हैं उसको हमने विभिन्न विषयों में बांट दिया है। एक ही स्थान की का अध्ययन हमको करना था, लेकिन उसको हमने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, तमाम कृषि विज्ञान, तमाम पहलुओं में, तमाम विषयों में हमने बांट दिया। अब यहाँ जो विभाजन का सिद्धांत एक आता है कि एक पूरी किताब हमको पढ़नी है, एक पूरा विषय हमको पढ़ना है, और जब हम विषय को एक साथ बच्चे के सामने रखेंगे तो बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको पाठ में बांट देते हैं। हिंदी को पाठ में हमने बांट दिया, 20 पाठ हिंदी के किताब में है, गणित में 20 चैप्टर है। तो जब हम चैप्टरों में विभाजित कर दिए और उसके बाद इकाइयों में हम उसको यूनिटों में विभाजित कर देते हैं, तो बच्चा के अंदर ये आ गया कि पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और अगर चैप्टर नहीं होता तो बच्चा, जब पूरी किताब बच्चे के सामने रखी जाती तो निश्चित रूप से वह फ्रस्ट्रेट होता। तो जब ये विभाजन का सिद्धांत कहता है कि छोटी छोटी इकाइयों में हम उस पाठ्य वस्तु को बांट करके बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, जिससे बच्चा उससे हतोत्साहित ना हो। तो ये हो गया विभाजन का सिद्धांत। उसके बाद सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, ये लास्ट सिद्धांत है सामान्य में, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत ये कहता है कि छात्र और शिक्षक एक दूसरे का वो सहयोग करें, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होगी वह प्रभावशाली बनेगी। तो ये शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत थे, जिसमें हमने 15 सिद्धांतों की चर्चा किया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण विधियों की, शिक्षण प्रविधियों की, शिक्षण युक्तियों की, शिक्षण सूत्रों की, शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। जब एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है तो बिना मनोवैज्ञानिक उदाहरणों का प्रयोग किए, बिना मनोवैज्ञानिक बातों का प्रयोग किए, बिना मनोविज्ञान का प्रयोग किए उसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होगा वह प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो आज हमने चर्चा किया सामान्य सिद्धांत की, जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं उसमें 15 सिद्धांतों की। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं और उसके बाद शिक्षण सूत्र है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।